नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के अगले भाग में। पिछले क्लास में दोस्तों हमने देशांतर तक के बारे में पढ़ा दिया था। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी और उसकी घूर्णन गतियों के बारे में। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया था कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी का परिभ्रमण काल यानी अपने अक्ष पे जो गति है, जिसको हम लोग दैनिक गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैनिक गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन दैनिक गति कहलाता है। ये क्या होता है? अपने अक्ष पे घूर्णन। ये कितना होता है दोस्तों? ये होता है 23 घंटे और लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। 23 घंटे 56 मिनट, पूरा लिखो यार, 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकंड का होता है, जो पृथ्वी एक चक्कर अपने अक्ष पे लगा लेती है। अपने अक्ष पे लगा लेती है। इसको नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल बोले। और ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये मेन एक्सिस है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुका हुआ है दोस्तों? 22.5 डिग्री झुका हुआ है। 22.5 डिग्री सो दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पे झुका हुआ है। और पृथ्वी को एक चक्कर अपने अक्ष पे लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों परिभ्रमण काल से क्या क्या होता है? तो परिभ्रमण काल से दिन और रात होता है, हवाओं की दिशा बदलती है, ज्वार भाटा जैसी घटनाएं होती है। ज्वार भाटा जैसी घटनाएं होती है दोस्तों। इसको मिटा रहे हैं हम। तो दैनिक गति जो पृथ्वी की है वो लगभग 24 घंटे की होती है। और 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर लगा लेता है। और एक चक्कर लगाने के कारण पृथ्वी के कुछ भाग पे दिन और कुछ भाग पे रात होता है। जब उसी चक्कर को वो पूर्ण करता है तो जहाँ दिन है वहाँ रात होता है, और जहाँ रात थी वहाँ दिन होता है। और पृथ्वी में दिन और रात में लंबाई में अंतर होता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं दोस्तों कि चूँकि पृथ्वी अपने अक्ष पे 22.5 डिग्री झुका हुआ है, अगर इसको हम लोग नॉर्थ और इसको साउथ पोल मान ले तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 22.5 डिग्री, 23.5 डिग्री बोलती है, गलत है, 22.5 डिग्री झुका हुआ है। झुका हुआ होने के कारण दोस्तों इसका जो पृथ्वी का जो ये वाला भाग होना चाहिए था, वो ऐसा ना हो कि ये वाला भाग जहाँ रोशनी कम मिलती है और ये वाला भाग जहाँ रोशनी ज़्यादा मिलती है। इसको हम कलर करते हैं। जहाँ रोशनी ज़्यादा मिलती है और जहाँ अंधेरा वाला वाला पार्ट है, इतने भाग को दोस्तों रोशनी कम मिलती है। उल्टा बोल दिए, सूरज से दूरी है, ये उल्टा हो गया दोस्तों। क्योंकि सूरज की रोशनी को यहाँ पहुँचने में टाइम ज़्यादा लगता है और यहाँ पहुँचने में टाइम कम लगता है। तो नॉर्थ पोल पे गर्मी ज़्यादा रहता है और साउथ पोल पे दोस्तों गर्मी कम रहता है। इसी कारण दिन और रात की लंबाई में अंतर होता है। अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी जब अगर साउथ पोल से अगर सूरज की किरणें जा रही है तो यहाँ रात लंबी और यहाँ रात छोटी, दिन छोटा है। देखिए यहाँ दिन छोटा है, रात बड़ा है, यहाँ रात बड़ा है, दिन छोटा है। मतलब पृथ्वी के दिन और रात में लंबाई का कारण पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुका हुआ होना होता है। दोस्तों पृथ्वी में दिन लंबी और रात, कभी दिन लंबा और कभी रात लंबा, ये हम डिटेल से जानेंगे। अगर आपको ये इससे पहले जो फ़ोटो बनाए हैं अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप निश्चिंत रहें। हम एक पूरा का पूरा चार्ट आपको मैप में यानी फ़ोटो बना के दिखाएंगे, जिसमें आपको पृथ्वी के पूरे घूर्णन गति को डिटेल से दिखाया जाएगा। पहले दोस्तों हम इसके अगले पार्ट यानी परिक्रमण काल के बारे में जान लेते हैं। तो पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन
65 होता है ना जी। 65 दिन और 6 घंटे का होता है, जो प्रत्येक 4 साल पे 366 दिन का हो जाता है। हर चौथे साल पे ये 366 दिन का होता है, जिसको कि लीप ईयर बोलते हैं, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। क्या क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण, ये सन है और ये पृथ्वी है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण क्या क्या होता है दोस्तों? ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। उसके अलावा दोस्तों ठंड या गर्म होता है, ठंड, यही ऋतु परिवर्तन ही है। ऋतु परिवर्तन होता है, ठंड या गर्म होता है। संक्रांति होती है, संक्रांति क्या होता है दोस्तों वो बताएंगे। संक्रांति होती है। उसके बाद विषुव होता है दोस्तों। संक्रांति और विषुव दोनों हम अभी आपको आज की ही क्लास में पढ़ाएंगे, बशर्ते पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने से क्या क्या होता है। तो दोस्तों संक्रांति होता है, विषुव होता है। इसके अलावा ध्रुवों पे यानी पोल पे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे कहीं 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात होता है। क्यों होता है दोस्तों? चलिए हम इसके बारे में आपको विस्तृत चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं पृथ्वी के घूर्णन के बारे में। तो दोस्तों हमने बीच में सूरज को रखा है और चारों बगल कुछ पृथ्वी के यानी कुछ गोला बनाए हैं और उसको हम पृथ्वी मान के चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम पृथ्वी के घूर्णन गति के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद संक्रांति, संक्रांति को इंग्लिश में सोलस्टाइस यानी संक्रांति, और विषुव को इंग्लिश में इक्विनॉक्स बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। दोस्तों ये नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसको मिटाने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है। तो संक्रांति को सोलस्टाइस और विषुव को इक्विनॉक्स बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम आपको दोनों के दोनों पढ़ाने वाले हैं कि क्या होता है संक्रांति और क्या होता है विषुव। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं पहले 2 फोटो पे। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और दोस्तों ये 0 डिग्री है, जो पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है। दोस्तों ये टाइम है 3 जनवरी का। हम आपको डेट वाइज पढ़ाते जा रहे हैं और फोटो में जरा ध्यान दे के देखिएगा दोस्तों, मैप को ध्यान से समझिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। हम जनवरी से शुरू कर रहे हैं दिसंबर तक, पूरा का पूरा 12 महीना का एक चक्र हम लेके चलेंगे और 12वें महीना में पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूर्णन गति जो है, परिक्रमण गति जिसको बोलते हैं, पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन गति दैनिक गति होता है, नहीं, पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमण गति होता है, घूर्णन गति माफ़ कीजिएगा वो तो अपने अक्ष पे होता है, जो परिक्रमण गति होता है जो सूर्य के चारों ओर होता है, हम जनवरी से शुरू करते हैं। दोस्तों पहला है 3 जनवरी। 3 जनवरी को क्या इम्पोर्टेंट है दोस्तों? 3 जनवरी को एक ख़ास चीज़ होता है, उसको बोलते हैं उपसोर, इंग्लिश में बोलते हैं पेरीहेलियन, इंग्लिश में बोलते हैं पेरीहेलियन और हिंदी में बोलते हैं उपसोर। होता क्या है दोस्तों उपसोर? उपसोर वह स्थिति होता है जब पृथ्वी सूरज से सबसे नज़दीक हो, जब पृथ्वी सूरज से सबसे नज़दीक हो, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पेरीहेलियन या उपसोर। इस समय दोस्तों पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर जो एवरेज थी यानी 14.9, वो न रहकर 14.7 करोड़ किलोमीटर रह जाती है। यानी
कि 3 जनवरी को एक घटना होती है, उपसौर की घटना। इस तारीख को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम रहती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस तारीख को उपसौर की घटना होती है तो 3 जनवरी, और उपसौर की घटना क्या है तो सूर्य और पृथ्वी के सब बीच की दूरी सबसे कम होना, और सबसे कम कितना तो 14.7 करोड़ किलोमीटर। चलिए दोस्तों, अब हम जनवरी से 3 मंथ आगे जाते हैं और आते हैं मार्च पे। पहले दोस्तों, इससे पहले हम एक चीज़ पढ़ाना चाहते हैं, वो है पृथ्वी का रोटेशनल गति किधर होता है। तो मान लीजिए ये अर्थ है दोस्तों, तो पृथ्वी अपने अक्ष से क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। अब पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है दोस्तों, इसीलिए हम पृथ्वी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पृथ्वी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे देखते हैं कि दोस्तों जो मेरा नॉर्थ एक्सिस और साउथ एक्सिस है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे दोस्तों जो मेरा 0 डिग्री है वो एकदम सूरज के सीध में आता है। और इस समय दोस्तों 0 डिग्री पे सूरज की किरणें एकदम लंबवत पड़ती है, एकदम लंबवत पड़ती, एकदम सीध में जाती है। 0 डिग्री पे सूरज की किरणें एकदम सीध पे पड़ती है, एकदम लंबवत पड़ती है। इसी घटना को दोस्तों हम लोग विषुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इस घटना को विषुव बोलते हैं। अगर 0 डिग्री यानी कि इक्विनॉक्स, वैसी कंडीशन जब अगर विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री पे सूरज की किरणें एकदम लंबवत पड़े, एकदम सीध में पड़े, उसको विषुव बोलते हैं दोस्तों। और अगर हम मार्च में आते हैं, जनवरी से मार्च की तरफ, तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों क्या होता है, बसंत ऋतु आने लगता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं बसंत विषुव, बसंत विषुव। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स जनवरी से चले थे मार्च में। तो दोस्तों 3 जनवरी के बाद मार्च में ऐसी घटना जिस दिन सूरज की किरणें एकदम लंबवत पड़ती है, इस कारण से इस दिन दोस्तों दिन और रात बराबर होंगे, दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कितने तारीख को दिन और रात बराबर होंगे? 21 तारीख को दोस्तों हम यहाँ लिख देते हैं डे इक्वल टू नाइट, डे इक्वल टू नाइट। किस दिन दोस्तों? विषुव के दिन। जहाँ जहाँ विषुव होगा वहाँ दिन और रात बराबर होंगे। तो दोस्तों 21 मार्च को बसंत विषुव होता है, और बसंत विषुव के दिन सूरज की किरणें 0 डिग्री पर एकदम लंबवत पड़ती है, और इस समय बसंत विषुव का घटना होता है। अब मार्च से दोस्तों हम बढ़ते हैं जून की तरफ, मार्च से बढ़ते हैं जून की तरफ। दोस्तों इस फोटो में हमने एक गलती कर दी है। वो गलती क्या है कि मैंने 0 डिग्री को तो घुमा दिया, लेकिन ये जो एक्सिस है इस एक्सिस को नहीं घुमाए हैं दोस्तों। तो ये एक्सिस भी उतना ही डिग्री पे घूमना चाहिए था। तो दोस्तों ये एक्सिस ऐसा हो जाएगा, अभी ये पूरा का पूरा इधर आएगा, तो इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ पोल होगा दोस्तों, क्योंकि हम पृथ्वी को पूरा का पूरा घुमा रहे हैं अपने अक्ष पे, और पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमते जा रही है और सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है। तो दोस्तों अब नॉर्थ पोल उधर और साउथ पोल इधर आ जाएगा। और फिर दोस्तों जब हम जून की तरफ जाते हैं, 21 जून के तरफ, तब दोस्तों हमारा पृथ्वी किस स्थिति में होता है उसको देखते हैं। तो दोस्तों अब हम मार्च यानी कि जनवरी से मार्च पे आते हैं दोस्तों। पृथ्वी का रोटेशन हमने बोला कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में वेस्ट से ईस्ट की ओर है। इसीलिए दोस्तों हम लोग इसको वेस्ट, ये क्या कहते हैं, पृथ्वी को घड़ी की दिशा में घुमाते जा रहे हैं, घड़ी की दिशा में घुमाते जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम जनवरी से मार्च, मार्च से आते हैं जून पे, मार्च से आते हैं जून पे। तो समय होता है दोस्तों 21 जून का, 21 जून का, जहाँ नॉर्थ एक्सिस पे सूरज की किरणें ज़्यादा मिलती है, नॉर्थ एक्सिस पे सूरज की किरणें
दोस्तों ज़्यादा मिलती है। रुको, हम 21 जून ब्लैक से लिखते हैं ताकि किरणों को हम लाल से दिखा सकें। यानी उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों, अब उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों सूरज की रोशनी ज़्यादा मिल रही है, दक्षिणी गोलार्ध में कम मिल रही है। और दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में एक आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। दोस्तों इस दिन जब सूरज की रोशनी एकदम लंबवत पड़ जाए किस पे, 23.5 डिग्री पे, अगर सूरज की किरणें एकदम लंबवत पड़ जाए किस पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, तो उस समय को बोलते हैं दोस्तों संक्रांति। और कर्क रेखा होती है तो इसको बोलते हैं कर्क संक्रांति। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सोल्स्टाइस ऑफ कैंसर, कैंसर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्क संक्रांति। मतलब दोस्तों जब सूरज की किरणें 0 डिग्री पर सीधा पड़े तो उसको बोलते हैं विषुव। और मार्च में होता है बसंत विषुव। अगर सूरज की किरणें नॉर्थ पोल में, अगर उत्तरी अक्षांश में, अगर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे एकदम लंबवत पड़े, एकदम सीधी पड़े, तो उसको बोलते हैं कर्क संक्रांति, क्योंकि 23.5 डिग्री रेखा को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। और इस दिन का डेट क्या होता है दोस्तों, जून होता है। इस दिन का डेट क्या होता है दोस्तों, जून होता है। चलिए अगला हम इसको मिटा रहे हैं, कर्क संक्रांति सीधा लिख दो यहाँ पे, कर्क संक्रांति किस दिन, 21 जून। कर्क संक्रांति मतलब दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जब सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, इसको बोलते हैं सोल्स्टाइस ऑफ कैंसर, इंग्लिश में बोलते हैं सोल्स्टाइस ऑफ सेंटर, ये कैंसर। चलिए अगला दोस्तों पृथ्वी पे आते हैं, अगले पृथ्वी पे हम लोग आते हैं। तो दोस्तों 21 जून से हम लोग थोड़ा ही ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं। और ये मेरा पोल हो जाएगा नॉर्थ पोल, और ये हो जाएगा साउथ पोल। पृथ्वी को थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज और घुमा दिया जाए, और 0 डिग्री को थोड़ा सा और इस तरह से घुमा दिया जाए 0 डिग्री को, कोई मतलब नहीं है, बस हम डायरेक्शन पृथ्वी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते चले जा रहे हैं, आप देखते चलिएगा। दोस्तों एक कंडीशन क्या है, इस समय पृथ्वी सूरज से सबसे दूर है, इस समय पृथ्वी सूरज से सबसे दूर है। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं अपसोर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अपसोर। इंग्लिश में बोलते हैं एपीहेलियन, एपीहेलियन। और 3 जनवरी है तो दोस्तों ये डेट हो जाएगा 4 जुलाई। ये डेट क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 जुलाई। 3 के बाद 4 जुलाई, जनवरी के बाद जुलाई। तो दोस्तों जनवरी से शुरू किए तो 3 जनवरी को होता है उपसौर पेरिहेलियन, जब सूरज और पृथ्वी सबसे नज़दीक हो। 21 जनवरी को होता है बसंत विषुव, यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इसका टाइम होता है 21 मार्च। मार्च के बाद जब जून पे आते हैं तो जून में 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री पे सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती है, उस समय को बोलते हैं कर्क संक्रांति, और वो डेट होता है 21 जून को। उसके बाद आते हैं जुलाई पे, जब पृथ्वी और सूरज सबसे दूर होता है, उस समय पृथ्वी और सूरज सबसे दूर होता है, और ये दूरी 15 करोड़ किलोमीटर न रह के 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। इस दूरी को बोलते हैं दोस्तों अपसौर एपीहेलियन, अपसौर एपीहेलियन। दोस्तों अब जुलाई से बढ़ेंगे सितंबर की ओर। दोस्तों अब बढ़ेंगे जुलाई से सितंबर की ओर। दोस्तों जुलाई से सितंबर की ओर बढ़ने पे ये इस तरह से घूमते जाएगा तो साउथ नीचे, नॉर्थ ऊपर आ जाएगा। ये नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है।
नीचे वाला हो जाएगा नॉर्थ हेमीस्फीयर, ऊपर वाला हो जाएगा साउथ हेमीस्फीयर। ठीक है दोस्तों, तो इस दिन भी सूरज की किरणें एकदम 0 डिग्री पे सीधी पड़ती है। सूरज की किरणें एकदम 0 डिग्री पे सीधी पड़ती है, मतलब ये भी विषुव की घटनाएं हैं। लेकिन इस विषुव को बोलते हैं दोस्तों शरद विषुव। इस विषुव को क्या बोलते हैं दोस्तों? शरद विषुव। शरद विषुव, शरद विषुव। और दोस्तों ये डेट होता है 23 सितंबर का। ये डेट क्या होता है? 23 सितंबर का। यह डेट होता है 23 सितंबर का। चलिए दोस्तों, इसको और हम पूरा रोटेट करते हैं। इसको और हम पूरा रोटेट करेंगे। अब हम सितंबर से आते हैं आपको दिसंबर की ओर। सितंबर से आते हैं दिसंबर की ओर। सितंबर से आते हैं दोस्तों दिसंबर की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे शरद विषुव के बाद, यानी कि अब हम इसको इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं दोस्तों। तो मेरा ये घूमने के बाद साउथ पोल इस साइड आ जाता है, नॉर्थ पोल इस साइड आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पे साउथ हेमीस्फीयर हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ हेमीस्फीयर हो जाएगा। और ये डेट अगर 22 दिसंबर को माना जाए, 22 दिसंबर को माना जाए, तो दोस्तों साउथ हेमीस्फीयर में एक अक्षांश है 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर इस पे दोस्तों सूरज की किरणें एकदम लंबवत पड़े, एकदम लंबवत पड़े, सूरज की किरणें अगर एकदम लंबवत पड़े, पहले दोस्तों हम फोटो से इसको दूरी वाले किरण को अलग कर लेते हैं। ये किरण नहीं है, ये दूरी है जिस पे ब्लैक चढ़ाए हैं। तो अगर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे सूरज की किरणें एकदम लंबवत पड़े, तो दोस्तों इसको बोलते हैं मकर संक्रांति। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। सोल्स्टाइस ऑफ कैप्रिकॉर्न। सोल्स्टाइस ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं दोस्तों अगर मकर रेखा पे सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़े तो। दोस्तों अगर इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, क्योंकि एक एक पॉइंट को हमने धीरे 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 पूरा बताया है। अब दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट अब आते हैं हेमीस्फीयर पे। तो दोस्तों ये है साउथ, ब्लैक से, ये है दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमीस्फीयर, और ये है उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमीस्फीयर। तो दोस्तों देखिए कि दक्षिणी गोलार्ध सूरज के सबसे नज़दीक है और उत्तरी गोलार्ध सूरज से दूर है। तो 3 जनवरी को आप अपना अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप भारत में हैं और भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो जनवरी में ठंडा का मौसम है कि गर्मी का मौसम है? तो 3 जनवरी को दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में गर्म मौसम रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में गर्म मौसम रहता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में ठंडा रहता है। हम दोस्तों सिर्फ पढ़ रहे हैं, बोर्ड पे लिख नहीं रहे हैं, आप सिर्फ सुनते चाहिएगा। इसी तरह दोस्तों फिर हम अगर मार्च में आते हैं, तो मार्च में दोस्तों 0 डिग्री पे अगर इक्वल पड़ता है, इसका कारण दोनों गोलार्धों में मौसम लगभग बराबर रहता है। चाहे वो अब साउथ हेमीस्फीयर हो, चाहे नॉर्थ, इधर आ गया नॉर्थ घुमा तो नॉर्थ हेमीस्फीयर, ठीक है, साउथ हेमीस्फीयर, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो। आप मार्च के समय देखिएगा कि मौसम ना अधिक गर्म रहता है ना मौसम अधिक ठंडा रहता है। जबकि आप जून में आइएगा तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में बहुत ठंडा पड़ता है। और इसी तरह अगर आप जुलाई में भी जाइएगा तो वही होगा कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बहुत पड़ेगा, ठंडी गोलार्ध में ठंडा ज़्यादा पड़ेगा, दक्षिणी गोलार्ध में ठंडा ज़्यादा पड़ेगा। और मार्च में फिर वही जब 0 डिग्री पे पड़ेगा तो दोनों में मौसम क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर भी आपको नॉर्थ और साउथ हेमीस्फीयर यानी मार्च और सितंबर के मंथ में दोनों गोलार्ध में मौसम लगभग एक जैसा होता है, क्योंकि विषुव की घटना के कारण सूरज की किरणें पृथ्वी के बीचों बीच यानी 0 डिग्री पर पड़ती है। तो सूरज के बीचों बीच रोशनी पड़ने के कारण दोनों को बराबर बराबर सूरज की किरणें प्राप्त होने के कारण मौसम एक जैसा रहता है, ना ज़्यादा गर्मी रहता है ना ज़्यादा ठंडी रहता है। जबकि दोस्तों फिर अगर हम दिसंबर में आते हैं,
दिसंबर में आते हैं तो उत्तरी गोलार्ध सूरज से बहुत दूर है और दिसंबर में यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में ठंडा जबकि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी रहता है। उत्तरी गोलार्ध में ठंडा जबकि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी रहता है दोस्तों। तो अब इसको समझने में, इस चित्र से अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, क्योंकि इसको बहुत डिटेल से बताए हैं। चलिए दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट डेट जो तो समझा तो दिए, अगर याद रखने का मेरे पास एक ट्रिक है और वो ट्रिक है आप बना लीजिए 4 फोटो और 3-3 महीना के गैप पे डाल दीजिए। ये डाल दीजिए आप दिसंबर से शुरू कीजिए, मार्च से शुरू करते हैं। मार्च के बाद 3 महीना होता है जून, 3 महीना होता है सितंबर और 3 महीना होता है दिसंबर। 3 महीना क्या होता है दोस्तों? दिसंबर होता है। आप मार्च इधर से बढ़े हैं, डेट इधर से बढ़िए, 21, 22, 23, फिर से 21। दोस्तों मार्च और सितंबर में दिन रात बराबर होते हैं, जबकि 22 दिसंबर और 21 जून को यहाँ पे दोस्तों अब बीचों बीच पार दीजिए। इसको लिखिए नॉर्थ हेमीस्फीयर, इसको लिखिए साउथ हेमीस्फीयर, इसको भी फिर पार दीजिए, इसको लिखिए साउथ हेमीस्फीयर, इसको लिखिए नॉर्थ हेमीस्फीयर। तो आप 22 दिसंबर और देखिएगा तो नॉर्थ हेमीस्फीयर में रात लंबा, तो इसका मतलब यहाँ दिन लंबा। अरे भाई ठंडा ज़्यादा, नॉर्थ में ठंडा पड़ता है तो रात ज़्यादा, साउथ में गर्मी पड़ता है तो दिन ज़्यादा। तो इसका मतलब जून में दिन लंबा सबसे लंबा है और रात सबसे छोटा हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सा ट्रिक है। आप एक बार मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर बढ़िए और वापस डेट 21, 22, 23, 21 कर दीजिए तो दोस्तों आपको ये डेट याद रहेगा। इसमें 2 और इम्पोर्टेंट डेट है जो कि सूरज से दूरी के हैं। तो आपको कुछ नहीं, 3 जनवरी, 3 के बाद 4 जुलाई कर दीजिए। इसको बोलते हैं पेरीहेलियम, इसको बोलते हैं एपीहेलियन, ठीक है। उपसोर और अपसोर में सूरज को इतना बना दीजिए इधर और इधर। 4 जुलाई को सूरज से पृथ्वी के बीच की दूरी ज़्यादा और 3 जनवरी को सूरज से पृथ्वी की दूरी कम होती है। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। दोस्तों बहुत डिटेल से और बहुत मेहनत से के कंटेंट बनाए हैं। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो तो आप बताइएगा। अगर समझ में आता है दोस्तों तो ज़रूर एक बार कम से कम कमेंट कीजिएगा कि हाँ अच्छा लगा। धन्यवाद।